हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे कि बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। मैं आपको बहुत इजी वर्डिंग में समझाऊंगी। सबसे पहले हम लॉ पढ़ लेते हैं। इन केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की होगी उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की होगी। मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ। देखिए, यहाँ एक सोडियम है, यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ भी एक सोडियम है, यहाँ भी एक क्लोरीन है। मीन्स डेट बैलेंस है। इसमें ये कह रहे हैं, इस लॉ में ये समझाना चाह रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की होगी उतनी अमाउंट प्रोडक्ट की होगी। अगर सपोज़ करें यहाँ हमारे पास 2 सोडियम और 2 क्लोरीन होते तो हम यहाँ भी 2 लगाते। मैं तो जस्ट आपको रिएक्शन करके दिखाया है, लेकिन जो बेसिकली होता क्या है, अगर क्लोरीन गैस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं 2 होता है तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 2 लगा देते हैं कि क्लोरीन भी 2, यहाँ भी क्लोरीन 2 होने चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ 2 लगा देते हैं इस तरह। अगर यहाँ हमारे पास 2 होता, हम इससे भी बैलेंस कर देते, हम इससे भी बैलेंस कर देते। देखिए, यहाँ भी 2 सोडियम, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 सोडियम और यहाँ भी 2 क्लोरीन। ये क्वेश्चंस हमारे पास बैलेंस हो जाती। ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जो हम, अगर मैं आपको इजी वर्डिंग में बताऊँ तो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली हमारे पास चीज़ होती है वो, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड वाली होती है हम उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो अब हम यहाँ आते हैं, हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो बेसिकली होता है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, आपस में रिएक्शन करके एक एसिड बना देती है HCl। जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो HCl बना देती है, HCl बना देती है। ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगता है तो इसका मतलब ये 2 H के साथ भी है, ये 2 Cl के साथ भी है। यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बैलेंस हो गए। इस लॉ में ये बताना चाह रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन करके एक एसिड बना देती है HCl। जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है तो HCl बना देती है, HCl बना देती है। ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगता है तो इसका मतलब ये 2 H के साथ भी है, ये 2 Cl के साथ भी है। यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास बैलेंस हो गए। इस लॉ में ये बताना चाह रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की होगी उतनी अमाउंट प्रोडक्ट की होगी। ठीक है। अब हम दूसरा लॉ पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि कांस्टेंट का मतलब होता है मखसूस, जो चीज़ ना बदलती हो, मखसूस। अच्छा, इसमें कह रहे हैं, अच्छा अगर मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाऊँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, उस लॉ को कहा जाता है, सपोज़ करें हम एक वाटर लेते हैं, हम रिवर वाटर लेते हैं, या हम अपने घर का कोई वाटर ले लेते हैं, वाटर ले लो, या किसी भी किस्म का वाटर ले लो, आप दरिया से ले लो, आप समंदर से ले लो, आप किसी तालाब से ले लो, तो उस वाटर का फॉर्मूला सेम रहेगा। आप वाटर कहीं से भी लो, उस वाटर का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं से भी वाटर लेते हो उसकी नेचर तो सेम रहती है, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा जब भी वो वाटर होगा। तो कहने का मकसद ये है, इस लॉ में वो ये कहना चाह रहे हैं कि कंपाउंड जो है वो बेशक मुख्तलिफ ही हो,
Different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass। ये कह रहे हैं कि जो रेशो है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो नेचुरली होता है। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। यहाँ हमारे पास दो हाइड्रोजन दिए हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट हम यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमें दो हाइड्रोजन दिए हुए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब हम अगर इसका रेशियो निकालें तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। आप किसी भी वाटर का रेशियो निकालें, रेशियो सेम ही आएगा। उस वाटर का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं से भी वाटर लेते हो उसकी नेचर तो सेम रहती है, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा जब भी वो वाटर होगा। तो कहने का मकसद ये है, इस लॉ में वो ये कहना चाह रहे हैं कि कंपाउंड जो है वो बेशक मुख्तलिफ ही हो, different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass। ये कह रहे हैं कि जो रेशो है वो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो नेचुरली होता है। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। यहाँ हमारे पास दो हाइड्रोजन दिए हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, बट हम यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमें दो हाइड्रोजन दिए हुए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब हम अगर इसका रेशियो निकालें तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। आप किसी भी वाटर का रेशियो निकालें, रेशियो सेम ही आएगा, रेशियो कांस्टेंट ही आएगा। तो इसे कहा जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरे लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। मल्टीपल का मतलब होता है मैनी। अच्छा, मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाऊं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO और एक CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में एक चीज़ का फ़र्क है, वो नंबर का, ठीक है। अब जब हम इसका रेशियो निकालना चाहेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अगर हम इसका रेशियो निकालें, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। इस कार्बन का भी 12 और ऑक्सीजन 16 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमें जो ऑक्सीजन्स दिए हुए हैं वो हमें 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, ठीक है। हमें यहाँ 2 ऑक्सीजन दिए हुए हैं, तो 16 + 16 = 32। हम यहाँ 32 लेंगे। अब हम इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। यहाँ देख